सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 12 में विषय समाजशास्त्र के रूप में मैं आपको मुदालियर आयोग अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में बताऊंगा। ध्यान रखना कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग क्यों कहा जाता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जब माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप या व्यवस्था को बनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने इसका जो मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इनके अध्यक्ष की सर्वप्रथम नियुक्ति होती है। जब भी कोई आयोग बनता है तो उस आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति अवश्य होती है, उसी के दिशा निर्देश में आगे का कार्य होता है। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति जो है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को इसका अध्यक्ष बनाया। किसका अध्यक्ष? माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष के मुदालियर, चूंकि इनका नाम जुड़ा हुआ है इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं, यानी कि अध्यक्ष के नाम से ही आयोग के नाम को जोड़ दिया गया है। तो इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग अथवा मुदालियर आयोग इसीलिए कहा जाता है। फिर देखिए माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं या क्या उद्देश्य होने चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में पहला है लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, यानी कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था या ऐसी शिक्षा प्रणाली जहां पर उस देश की जो व्यवस्था है, जो उस देश का आधार है, उसका विकास हो सके। ठीक है। अब विकास का तात्पर्य, भारत एक लोकतंत्रीय देश है तो लोकतंत्रात्मक होने के कारण यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है वह लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो लोगों को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर सके और भारतीय नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों को जान सके और राष्ट्र हित के कल्याण में कार्य को कर सके। यह शिक्षा का उद्देश्य था। फिर दूसरा उद्देश्य है व्यवसायिक कुशलता में उन्नति। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जब कि पढ़ लिख कर जो बालक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार से भी उनको जोड़ा जाए, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा से उन्हें जोड़ा जाए। तो व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए अन्य प्रशिक्षण और कोर्स की व्यवस्था भी की गई है कि जिनके माध्यम से छात्र को आगे चलकर अपने जीविका उपार्जन के लिए ज़्यादा संघर्ष न करना पड़े और वह 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर ले। इसलिए क्या किया, व्यवसायिक कुशलता में भी उन्नति के प्रयास किए गए हैं, उसमें जोड़े गए हैं कि आगे चलकर बालक जो है वो किसी व्यवसाय रोजगार को करने में दक्ष हो सके। फिर है व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी होगा जब वहाँ के नागरिक शिक्षित होंगे। जब वह शिक्षित होंगे तो उन्हें यह मालूम होगा कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य राष्ट्र हित में हैं, कौन से कार्य राष्ट्र के उत्थान से जुड़े हुए हैं, नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। तो निश्चित रूप से वह अपने व्यक्तित्व को जान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे और समाज में लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। फिर देखिए अगला उद्देश्य नेतृत्व का विकास। नेतृत्व का तात्पर्य यह है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक आगे चलकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके और जरूरत आने पर उसका नेतृत्व भी कर सके, क्योंकि शिक्षा ही वह शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर निहित गुणों का विकसित करती है या विकास करती है। तो हर बालक में, हर व्यक्ति में, हर मानव में अद्भुत कलाएं, क्षमताएं, योग्यताएं सन्निहित हैं। बस जरूरत इस बात की है कि उन कलाओं और क्षमताओं, योग्यताओं को शिक्षा के माध्यम से प्रकट करना है और बाह्य दुनिया से जोड़ना है। तो इससे क्या होगा कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य में नेतृत्व का विकास, वह देश समाज का नेतृत्व कर सके और सामाजिक बुराइयों से लड़ सके। फिर देखिए आगे माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो उसके और भी उद्देश्य थे उसमें भाषा के बारे में बताया गया कि भाषा कैसी होनी चाहिए या भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र दिया गया है। त्रिभाषा का मतलब 3 भाषाओं को माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मान्यता दी है। पहली है हिंदी। हिंदी भाषा मातृभाषा के रूप में प्राथमिक
स्तर पर उसे बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, या ये हम कहें कि बालक को जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा रही है, उस भाषा में शिक्षा दी जाए, ताकि वह आगे शिक्षण के कार्यों में या शिक्षा व्यवस्था में लगा रहे और शिक्षा प्राप्त कर सके। अंग्रेजी भाषा उच्च स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने की भाषा को कहा गया है कि हम जब भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा जब एक साथ उसको हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा में हमें अंग्रेजी शिक्षा मिलेगी, तो उच्च स्तर की शिक्षा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता दी गई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। दुनिया की सभी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं, इसलिए संस्कृत का ज्ञान भारत की संस्कृति को बचाने के लिए या भारतीय अपनी कला संस्कृति को जानने के लिए संस्कृति को भी क्या है, संस्कृत विषय को भी मान्यता दी गई है। फिर देखिए पाठ्यक्रम से संदर्भित चीज़ें क्या हैं, तो माध्यमिक आयोग ने या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के संदर्भ में कहा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहां पर विद्यार्थी की योग्यता व क्षमता का विकास हो सके। पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए कि बालक की योग्यता और विद्वता, कलाएं, क्षमताएं विकसित हो सके। फिर देखिए विविधता व लचीलापन, पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें सभी चीज़ें समाहित हों, विविधता से परिपूर्ण हो, और दूसरा लचीला हो, सरल हो कि आसानी के साथ चीज़ों को विद्यार्थी समझ पाए और अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर उसको पढ़े। जब हम किसी भी बुक में जब भी जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो चैप्टर पढ़ते हैं, जिस पाठ को पढ़ते हैं, तो हमारा वो पाठ अगर हमारे आसपास जुड़ी परिस्थितियों से, प्रकृति से जुड़ा होता है तो निश्चित रूप से हमें उसे समझने में आसानी होती है। इसलिए क्या पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विविधता हो और लचीलापन हो। फिर देखिए सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, किसका, पाठ्यक्रम का। तो पाठ्यक्रम का सामुदायिक यानी कि अपने आसपास से जुड़ी हुई चीज़ें उसमें समाहित होनी चाहिए, ताकि जब छात्र अपने पाठ्यक्रम को पढ़े तो उसे ये ना लगे कि ये किसी दूसरे या पाश्चात्य सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। उसे लगना चाहिए कि यह हमारी अपने घर, समाज, परिवार, पड़ोस की चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है और हम उनको पढ़ रहे हैं। तो जो पाठ्यक्रम हो वो सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता हो। फिर देखिए कि पाठ्य पुस्तकों के संदर्भित क्या बताया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग में या मुदालियर आयोग में, कहा गया है उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति बनाई जाए। पाठ्य पुस्तकों को सेलेक्ट करने के लिए उच्च स्तर की एक समिति बनाई जाए, वो इस चीज़ की जांच करे कि जो पाठ्य पुस्तकें भारत के युवा या भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भारत के युग निर्माता हैं, वो कैसी पाठ्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं, क्या उनसे उनके अंदर नेतृत्व का विकास हो रहा है, क्या वह सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्या नैतिकता की शिक्षा उन्हें मिल रही है, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा उन्हें मिल रही है। इस तरीके से जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण करते हैं वहाँ पर एक उच्च स्तरीय समिति होनी चाहिए, और भारत सरकार ने निश्चित रूप से समिति बनाई भी है जो पाठ्य पुस्तकों की जांच करती है कि भारत का नवनिहाल क्या पढ़ेगा। फिर देखते हैं पुस्तकों के परिवर्तन का निश्चित समय। जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो आपका कोर्स है, जो आपकी किताबें हैं, उसका एक निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित समय पर ही उनमें बदलाव लाना चाहिए। सब देखिए होता क्या है कि हर साल किताबें बदल जाती हैं, तो जब हर साल किताबें बदलेंगी तो निश्चित रूप से यह भी एक तरीके से आर्थिक बोझ के रूप में है, और जो सरलता है वह पाठ्य पुस्तकों में नहीं होती है। इससे क्या होता है कि वो कठिन रहते हैं, हर बार नया सिलेबस, तो वो अपने आप में टफ होता है, कठिन होता है, उसमें लचीलापन नहीं होता है। पुस्तकों में सचित्र कला प्रशिक्षण की व्यवस्था, जो पुस्तकें दी जाती हैं उसमें सचित्र वर्णचित्र भी बने होने चाहिए। चित्र क्या होते हैं, आकर्षण का केंद्र होते हैं, वह बच्चों को आकर्षित करते हैं, और निश्चित रूप से जब आकर्षित होंगे तो बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा, या ये कहिए कि बच्चे उसे आसानी के साथ मन लगा के पढ़ेंगे, या उन चित्रों को देखकर बच्चे प्रेरित होंगे। तो इस तरीके से मुदालियर आयोग अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 23 सितंबर 1952 को बना, इसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर होते हैं। इनके नाम पर ही इसका नाम मुदालियर आयोग पड़ता है। ये नोट्स अपनी कॉपी में लिखते जाइए, काफ़ी
सुंदर तरीके से और अच्छी बनाइए।